हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का है, चैप्टर 1 है, जिसका टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वह है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो ठीक है, बहुत ही आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आज ये। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने चारों ओर जो देखते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है और उनका आकार है, उनका आकृति है और उनका बनावट जो है अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है यहाँ पे, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, फिर है पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती है। ठीक है, अब है प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, ये पंच तत्व क्या हैं? तो ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये टॉपिक है वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, तो इसका कंक्लूजन ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, इसी का कंक्लूजन है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे पहले देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर जो है 1000 मिलीलीटर और 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं वो पढ़ना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है,
अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः जो है एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तो ठीक है, तो कंक्लूजन यही निकला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना है फ्रेंड्स कि पदार्थ के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले यह है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है कंक्लूजन निकाला गया है। तो हम लोग जो है कंक्लूजन ही पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर पढ़ लेते हैं, क्रियाकलाप भी पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। तो क्रियाकलाप ये कह रहा है 1.3 कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। दूसरा है अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। फिर एक क्रियाकलाप 1.4 ये कह रहा है जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरी में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। फिर है फ्रेंड्स, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। अब है नेक्स्ट 1.5, इसमें कह रहा है 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, उसे हिलाना नहीं है। फिर एक क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। तो आइए देखते हैं। उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण जो गतिशील होते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलन ही विसरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो है वही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो देखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसका अब कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्रियाकलाप था। ये तीनों क्रियाकलाप ये सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो है एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। यह आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ प्रश्न है। अब यहाँ पे है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती है उसको पढ़ना है। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। यह 3 प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कौन कौन से रूप हैं? तो ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस फॉर्म में जो है मैटर्स होते हैं, इस फॉर्म में मैटर होते हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं ये 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं जो होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के 3 अवस्थाओं जो हैं, ठोस, द्रव और गैस, अब हम लोग इसके गुणों के बारे में जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा ठोस अवस्था। ठीक है, पहला है हमारा ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया था, ये ठीक है क्रियाकलाप है, तो उसी में जो है इसका ये निष्कर्ष निकला है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य स्पिंडीयता होती है। तो ठीक है, ठोस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठोस के बारे में हम लोग देखा कि इसका जो है एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होता है, स्थिर आयतन होता है, यानी कि नगण्य स्पिंडीयता होती है। ठीक है, बाहरी बल लगाने पर जो है भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है, कोई सॉलिड है उस पर अगर हम लोग बाहरी बल लगाते भी हैं तो फिर भी वह अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है निष्कर्ष यहाँ पे, बल लगाने पर जो है ठोस जो है, सॉलिड जो है वो टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए ये सभी ठोस हैं या नहीं हैं। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? बी है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों की आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? सी है, स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो क्यों है उसका रीजन देखते हैं। यह सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। नेक्स्ट है,
चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। ठीक है। फिर है स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट, वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है और उसमें जो है कंक्लूजन पूछ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया जाए क्या? पढ़ ही लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। और फिर विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? एक द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो यह है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वे इसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, द्रवों में जो है बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण जो है द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी जीवधारी जो हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है सांस लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि जलीय जंतु जो हैं जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में जो है विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा गैसीय अवस्था। अभी तक जो है हम सॉलिड और लिक्विड अवस्था को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के ही एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है। यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में जो है गैसों की संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेशन काफ़ी अधिक होती है। इस चीज़ को नोट करना है। हमने देखा कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेशन जो है काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, ये एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं और हॉस्पिटल्स में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये सभी जो है संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम ही है सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, अब है हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था में जो है कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारें से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अब है टॉपिक, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है, हाँ ठीक है। तो जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे कि बर्फ हो गया, द्रव जैसे कि जल हो गया, गैस जैसे जलवाष्प हो गया। ऐसे में जो है जल को जो है हम लोग तीनों अवस्थाओं में रख सकते हैं। ठोस में रखें तो बर्फ हो गया, द्रव में रखें तो जल और गैस में रखें तो जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो आइए देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान परिवर्तन का प्रभाव हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ने लगती है तो कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर जो है ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक जो है फ्रेंड्स उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग संगलन भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी का नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नोट ये है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है।
तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक जो है केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन ही मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करिए, तापमान की माप को जो है केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाना चाहिए। ठीक है, तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए जो है दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो है दिए हुए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो है दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में समान तापमान जो है समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान देखा होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय, ठीक है, यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। नेक्स्ट है, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ठीक है, जब हम लोग जो है जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो इसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जो है समशिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमें संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो ये फिगर है, इस फिगर को देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ठोस अवस्था में जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है और द्रव अवस्था में जो है जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। एंड फिर रिवर्स करते हैं यानी कि गैसीय अवस्था को शीतलता करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है। गैसीय अवस्था को जो है हम लोग शीतलता करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है
और द्रव अवस्था को जब हम लोग शीतलता देते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदलता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। हमने सीखा कि गर्म करने पर जो है पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों VVI है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से जो है सीधे ठोस में जो बनने की प्रक्रिया है उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और निक्षेपण किसे कहते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। पूछ देगा बताइए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन में जो है फ्रेंड्स, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया जो है उसे निक्षेपण कहते हैं। और गैस से जो है सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया है उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। नेक्स्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो इस चीज़ के बारे में यहाँ बताना है। तो यहाँ पे है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। तो ठोस है, इसे हम लोग संकलन करते हैं तो द्रव बन जाता है। और ठोस और द्रव को जो है जमाना करते हैं, ठीक है, जमाते हैं तो वो ठोस बन जाता है। अब है ऊर्ध्वपातन। ठोस से जो है सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से जो है सीधे गैस में बनने की, ठोस से जो है यानी कि सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से जो है डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। और गैस से जो है डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और गैस को हम लोग संघनन करते हैं। ठीक है, गैस से जो द्रव में बदलता है उसे संघनन कहते हैं। गैस से जो द्रव में बदलता है उसे हम लोग संघनन कहते हैं। और द्रव से जो है सीधे गैस में बदल जाता है उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। और द्रव से जो है सीधे गैस में बदल जाता है उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं।
ठीक है, तो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण, जिसको कि हम लोग इवेपोरेशन भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण, जिसको कि हम लोग इवेपोरेशन भी कहते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रा है। एटमॉस्फेयर के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। एटमॉस्फेयर जो है गैसीय दाब के मापन का मात्रा है। दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर जो है गैसीय दाब के मापन का मात्रक होता है और दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 एटीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ PA। ठीक है, यानी कि पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पूछेगा कि बताइए वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है, तो वायुमंडल में जो वायु का दाब है उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्र की सतह पर जो है वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गीले कपड़े सूख जाते हैं। क्या था यहाँ पे, हाँ देख लेते हैं पहले। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और वे कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना है कि पदार्थ के कण जो हैं हमेशा गतिशील होते हैं और वे कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग जो हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से जो है इसे समझाया जा रहा है। तो क्रियाकलाप को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसका कंक्लूजन जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में जो है आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर जो है निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। पहला है सतही क्षेत्र बढ़ने पर। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो है फ्रेंड्स एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर जो है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैलाना पड़ता है। और दूसरा है कि तापमान में वृद्धि। यानी कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि यानी कि तापमान बढ़ने पर जो है अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी यानी कि ह्यूमिडिटी में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्द्रता क्या होती है, जो लोग भी नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर लेंगे कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को
आर्द्रता कहते हैं। वो यानी कि वायु में जो जलवाष्प की मात्रा प्रेजेंट है उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब वायु में जो है जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नेक्स्ट है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता जो है हो जाती है। ठीक है, जब हम एसीटोन यानी कि नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो होता यह है कि इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकरित हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गर्मियों में जो है हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो सूती कपड़े हम लोगों को गर्मी के दिन में क्यों पहनना चाहिए वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। क्योंकि सूती कपड़े में जो है ना जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। ठीक है, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पे जो है जल की बूंदें क्यों नजर आती है। तो ठीक है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। एसीटोन या पेट्रोल का इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस थे। उसको भी एक सेशन ला करके इस जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का, एक सेशन में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके कंक्लूजन है ये सब,
तो कंक्लूजन भी देखना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर ये सब क्वेश्चन जो है एक सेशन लाते हैं, उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस का जो है ना प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही होता है, तो उसको भी कर लिया जाएगा क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन करने से पहले जो है ना फ्रेंड्स, अभी जो हम लोगों का निष्कर्ष है यानी कि कंक्लूजन है, हम लोगों ने क्या सीखा उस समरी को पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव जो है ना ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। फिर है हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। ठीक है, हमारे आसपास जो है द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कौन कौन सा अवस्था है? तो एक ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में जो है हमारे द्रव आसपास में विद्यमान होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ा हमने? ठोस के कणों में जो है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं। अब है ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने के लिए कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्तीय है। नेक्स्ट है ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन जो है, अभी इसको इंग्लिश में जो है सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में जो है ठोस जो है डायरेक्ट द्रव में परिवर्तित, ठीक है, ठोस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आप लोग कपूर का नाम सुने होंगे, कपूर जो है ना ये सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सॉलिड स्टेट से जो है ना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब है निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अभी हम लोग ऊर्ध्वपातन पढ़ लिए, अब पढ़ना निक्षेपण। तो निक्षेपण प्रक्रम में जो है ना गैसियस पदार्थ सीधे ठोस में आ जाता है। गैसियस पदार्थ बिना लिक्विड में आए ठोस में बदल जाए तो उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्वथनांक की समशिष्ट परिघटना, जिसमें समशिष्ट के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गति जो है, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, वाष्पीकरण से जो है ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। नेक्स्ट है संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट है कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो तापमान को हम लोग नापते हैं केल्विन से और डिनोट करते हैं सिंबल के से। तापमान को जो है हम लोग केल्विन से नापते हैं और डिनोट करते हैं
सिंबल के से, लंबाई को नापते हैं मीटर से और डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल m से। लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर से और उसका सिंबल है स्मॉल m। संहति को किलोग्राम से नापते हैं, ठीक है। संहति जो भी प्रोनाउंसिएशन है तो इसे हम लोग किलोग्राम से नापते हैं। भार को न्यूटन से नापते हैं। आयतन को घन मीटर से नापते हैं यानी कि मीटर क्यूब से। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर से नापते हैं। घनत्व को जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर से नापते हैं और दाब को जो है पास्कल से नापते हैं। तो ठीक है, इसको याद रखना है। तापमान को केल्विन से, लंबाई को मीटर से, संहति को किलोग्राम से, भार को न्यूटन से, आयतन को घन मीटर से, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर से और दाब को जो है पास्कल से मापने का हम लोग काम करते हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर 1 था और ये चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक सेशन लेकर के आते हैं हम और उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस को जो है ना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास का सीरीज है जो कि कंटिन्यू हमारे सेशन पे अब चले, हमारे यूट्यूब चैनल पे चलेगी ही चलेगी। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी में से किसी का मिस ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।